और इस भूमिका में आपने जो इस मंच को बड़ा बनाने में अपनी सहमति दी है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त भी करता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की लेखिका, साहित्यकार, साहित्यिक चिंतक प्रोफेसर रीता चौधरी जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और ये मेरे लिए औपचारिकता इसलिए थी कि मैं विश्वविद्यालयों के लोगों को, इस किताब का जब विमोचन हो रहा था तो पुस्तक मेले में मेरे कॉलेज के मेरे सहयोगी सहकर्मी डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने एक बात कही थी कि प्रोफेसर की डायरी को लिखना एक प्रतिरोध की शुरुआत करना है, जो किस्से स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में दर्ज हैं लेकिन समाज नहीं जानता कि अगर शिक्षा की अहमियत क्या है, शिक्षा नहीं रहेगी तो क्या नहीं रहेगा। इस किताब को लिखना प्रतिरोध है, लेकिन इसे खरीद कर पढ़ना उससे बड़ा प्रतिरोध है। और इस किताब पर चर्चा करना और उस चर्चा में खुलेआम शामिल होना उससे बड़ा प्रतिरोध है। इसके लिए मैं इस मंच का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथी लखनऊ विश्वविद्यालय की डॉक्टर मिडू साहब, सोशल मीडिया से हम बहुत दिनों से जुड़े रहे और अभी आपने कहा कि सबसे पहला वक्ता के तौर पर आपने हमारा नाम लिखा है, तो हमने कहा कि जब आपको देश के सबसे बड़े निजाम से डर नहीं लगता तो इस बात से क्या डर लगेगा। और एक मशहूर व्यंग्यकार और अपनी लेखनी से, अपनी शैली से, अपने व्यंग से, तंज से मुल्क के हुक्मरानों को इस बात का सबक देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को इंसान के बराबर समझना चाहिए, नॉन बायोलॉजिकल नहीं समझना चाहिए। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम सब के दोस्त, साथी और इस कार्यक्रम को इसके बाद अपने संचालन से आगे बढ़ाएंगी। बीबीसी की पत्रकार और लिखने, पढ़ने और विचारों का एक रिश्ता हम लोगों का लंबे समय से रहा। मेरे निवेदन पर दिल्ली से चलकर आई साथी सर्वप्रिया सांगवान जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं इस कार्यक्रम में। और बहुत छोटी छोटी एक दो बातें जिसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो, मुझे क्या कहना था वो मैंने अपनी किताब के 150 पन्नों में लिख दिया है और उसे लोगों ने पढ़ा है। आज का दिन मेरे ज्यादा बोलने का नहीं है। मैंने शुरुआत यहीं से की कि तलवार के दौर में जिस वक्त देश को चलाने वाले लोग समाज को उस दिशा में लाना चाह रहे हैं कि हर हाथ में तलवार या बंदूक दें, हम कलम और किताब देखना चाहते हैं हर हाथ में, और इसकी कोशिश के लिए ये किताब लिखी गई। तलवार और बंदूक से कोई लड़ाई लंबी दूर तक नहीं लड़ी जा सकती, वो लड़ाई कलम और किताब से लड़ी जा सकती है। और आज के दौर में बहुत लोग ये भ्रम फैलाएंगे कि बहुत कुछ खतरे में है। प्रोफेसर की डायरी आपसे ये बताना चाहती है कि खतरे में अगर सबसे पहले और सबसे ज्यादा कुछ है तो वो शिक्षा खतरे में है, कलम और किताब खतरे में है। उसे बचाना एक जिंदा समाज होने की जिम्मेदारी है। कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं कि इतिहास में दर्ज हो जाएं कि कौन जीता या कौन हारा। प्रोफेसर की डायरी एक ऐसी लड़ाई की तरह है कि अगर आज से 25-50 साल बाद अगर इन स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बचाने में हम कामयाब नहीं हो सके, कलम और किताब को बंदूक और तलवार के सामने हारने से नहीं रोक सके, तो अगली आने वाली पीढ़ियां जब इन खंडहरों को देखेंगी, जब सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय या तो खंडहर बन चुके होंगे या किसी उद्योगपति के लिए शॉपिंग मॉल बन चुके होंगे जहां डिग्रियां बेची और खरीदी जाएंगी, उस वक्त 25-50 साल बाद के वक्त कोई इन खंडहरों को जब टटोलेगा कि उस समय क्या हो रहा था जब विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे थे, एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा था
बिना मेरिट देखे और यह बात देखे कि कौन मेरे हां में हां मिलाता है। विश्वविद्यालयों के सिलेबस बदले जा रहे थे, शिक्षा महंगी की जा रही थी, डिग्रियों को बेचने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई जा रही थी। जब नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले जाने थे, उस समय का आंकड़ा बताता है कि पिछले एक दशक में लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं सरकारी। जब इतिहास खोजा जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां उन खंडहरों में एक किताब पाएंगी जिसका नाम था प्रोफेसर की डायरी, और इसलिए मैं इस भूमिका को आपके बीच में लेकर आया। उन खंडहरों से यह किताब बताएगी कि हां, एक प्रोफेसर था जिसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया इसलिए कि वो डर जाए, चुप हो जाए या मुल्क के निजाम के हां में हां मिला ले, मगर उसने झुकना कबूल नहीं किया। उसने विश्वविद्यालयों के भीतर क्या हो रहा है, शिक्षा को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, उसकी कहानी इस किताब में लिखी ताकि जमाना जान सके, कल को यह न कहे कि जब बर्बाद हो रहा था तो क्या सब चुप थे। तब लगेगा कि नहीं, कोई था जो बोल रहा था और आपको आगाह कर रहा था कि अगर बचा सकते हो तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कलम और किताब को बचा लेना। इसके लिए यह किताब लिखी गई है और केवल यही भूमिका है। शिक्षा का मतलब हमारे लिए केवल डिग्रियों का एक लेखा जोखा नहीं है। एक स्कूल, एक कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, और आप इस मंच को देखेंगे, इस सभागार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका संघर्ष समाज में, राजनीति में एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हो सकता है कई गुना और ज्यादा हो। और मैं खुश हूं इस बात के लिए कि श्रोताओं में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं चाहता था कि वो मंच पर भी हो, लेकिन हम चाहते थे कि एक छोटी सी परिचर्चा इस रूप में हो कि इस किताब पर बातचीत हो और इस मकसद से बातचीत हो कि प्रोफेसर की डायरी तो लिखी गई, एक महीने में 30,000 प्रतियां, 40 दिन में 40,000 प्रतियां इस किताब की बिक गई। लोगों की 1,000-2,000 प्रतियां नहीं बिकती हैं, और मुझे नहीं पता था कि इस किताब को लोग इतना पढ़ेंगे, और रिकॉर्ड टूटा पिछले कई दशकों का, और इस किताब ने सबसे कम समय में हिंदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब का तमगा हासिल किया, और इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मेरे लिए यह बड़ी बात नहीं है कि कितने हजार लोगों ने मेरी किताब खरीदी और पढ़ी। मेरे लिए उससे बड़ी बात यह है कि मेरी चिंता अगर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को बचाने की है तो इसका मतलब यह है कि समाज बचाना चाहता है अपने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को। हम उसे बचाने के लिए और क्या दिशा दे सकते हैं, इसलिए यह कार्यक्रम और यह परिचर्चा यहां पर आयोजित की गई। मैं एक विचारधारा, एक आखिर में मेरी बात यहां पर खत्म होगी। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, हिंदी वाली किताब जब पूरी हुई तो दिसंबर का समय था, मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, बड़े पिताजी और तमाम लोग, उनके सामने ये बात कहना पता नहीं औपचारिक लगेगा या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे घरों में अक्सर वो पहली पीढ़ी के लोगों के साथ होता है, बारिश में छत टपकती हो, त्योहार पर उसमें रंगाई पुताई न हो पाई हो, पहनने के लिए जो जूता मिला हो बेशक फटा हुआ हो, लेकिन फीस, किताब, कॉपी देकर स्कूल भेजा गया। अगर न भेजा गया होता तो हम यहां नहीं होते। तो शिक्षा की अहमियत समझी गई। मेरे पिता वो कॉमरेड थे, अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे बड़े पिताजी इस सभागार में बैठे हैं। उन लोगों ने जिस मकसद से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भेजा गया होगा, वो मकसद केवल एक नौकरी के तकाजे का नहीं था। वो मकसद इस बात का था कि जिसके लिए मैंने इस किताब में लिखा कि जब हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय गए तो ऐसा लगा कि वो हमारे लिए मुक्ति के दरवाजे हैं। हमारे पास और कुछ भी नहीं प्लेग्राउंड में, हमारे पास केवल एक चीज थी, जमीर, खुददारी और रीढ़। और मेरे पिता ने मुझसे कहा, बड़े पिताजी बैठे हुए हैं, कबीरपंथी सदगुरु, उनको मानने वाले पिताजी, कॉमरेड, विचारों का एक ऐसा पृष्ठभूमि में मिला हुआ तमगा था जिसे हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन नौकरी छीनने वाले जब ये बात कहे कि इस बात को नौकरी से निकाल देंगे तो चुप हो जाएगा, मैंने इस किताब में लिखा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा। इसी मकसद से ये किताब लिखी गई। 3 जनवरी 2024 को हिंदी का संस्करण आया
और उस दिन सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन था। राष्ट्रपिता महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले, तथागत बुद्ध को हम लोग जब पढ़ते हैं, विचार मानते हैं, तो उनके विचार को कहते हैं कि अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। बाबा साहब अंबेडकर जब स्कूल से बाहर निकाल दिए गए कि तुम्हारी जाति वो नहीं है जिसमें तुम्हें शिक्षा मिल सके, और स्कूल से बाहर बिठाया गया, उसके बाद भी उन्होंने शिक्षा हासिल की, 4 पीएचडी की डिग्रियां ली, 32 डिग्रियां ली, और सारी डिग्रियां ओरिजिनल थी, एक भी फेक डिग्री नहीं। उन सारी डिग्रियों के साथ उन्होंने हमें जो विरासत सौंपी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो विरासत है, कलम और किताब की विरासत है, उस कलम और किताब को बचाने की कोशिश कर रही है प्रोफेसर की डायरी। अब मैं और ज्यादा वक्त न लेकर के आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे पढ़िएगा, इस विचार की लड़ाई को आगे बढ़ाइएगा। और हम जानते हैं कि इस विचार की लड़ाई को आगे बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी है। महात्मा कबीर कहते थे, जो हम अपने लिए कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। हम जागने वालों की एक फहरिस्त यहाँ बैठी है। अब मैं बिल्कुल आपके बीच में और वक्त नहीं लूंगा, और फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ इस सभागार में मौजूद तमाम लोगों का और अपने सभी सम्मानित लोगों का। और अब हम उनको सुनेंगे, और मैं अपने दोस्त, अपने साथी और इस कार्यक्रम की सूत्रधार, जो अब आगे इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी, सर्वप्रिया सांगवान जी से गुजारिश करता हूँ कि वो आए। अब मंच आपका है। बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं भी आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि आप सब लोग यहाँ वक्त निकाल कर आए। ये हम सभी के लिए बड़ी बात है, क्योंकि बिना पाठक के तो लेखक भी क्या करेंगे, और बिना श्रोताओं के वक्ता भी क्या करेंगे, और बिना नेता, मतलब बिना वोटरों के, जनता के नेता भी क्या करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज की जो चर्चा का विषय है, कलम का भविष्य। एक पत्रकार होने के नाते तो मैं अपने भविष्य पर रोज़ ही सोचती हूँ, क्योंकि जब डेमोक्रेसी इंडेक्स हो या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे जब भारत का नाम निचले पायदान पर खिसकता ही जा रहा है, तो एक पत्रकार इस चर्चा से नहीं, इस द्वंद्व से गुजरता है। अगर अपने दिल की बात बताऊं तो किसी सरकार को पत्रकार नहीं चाहिए, किसी को उन्हें आईना दिखाने वाला नहीं चाहिए, उनके फेलियर्स दिखाने वाला नहीं चाहिए। हर सरकार मैनेजमेंट में लगी है, और विपक्षी पार्टियां भी आने वाले समय के मैनेजमेंट में लगी हैं। अगर सोशल मीडिया देखूं तो लगता है कि जनता को भी पत्रकार नहीं चाहिए, क्योंकि अपने पसंदीदा नेता के पक्ष में बोलने वाले लोग ज़्यादा चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया का सच नहीं है। ये सब भी उसी मैनेजमेंट का हिस्सा है कि पत्रकार का मोराल इतना गिरा दो कि वो सोचे कि यार किसी को ज़रूरत ही नहीं है हमारी, एक साइड चुनकर बैटिंग करो, और पत्रकार को लगे भाई तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है, जब तुम क्यों आदर्श उसूलों की बात कर रहे हो। लेकिन सच वो है जो स्टूडियो और राजधानियों से निकलकर पता चलता है, और वो सच सारे अनुमान और पूर्वाग्रह ध्वस्त करते हुए वोटों की गिनती के बाद पता चलता है। अपनी चुनावी यात्रा में मैं कितने ही ऐसे लोगों से मिली जिनको पत्रकार की जरूरत थी, पर उन्हें ये भी पता था कि पत्रकार अपने मालिकों और सरकारों की जरूरत पूरी करने में लगे हैं। इसलिए आखिरकार इस द्वंद्व को शांत वही लोग करते हैं जिनके बारे में सोचकर हम पत्रकारिता में आए थे, यानी जनता। अपनी 13 साल की पत्रकारिता में एक बात स्पष्ट हुई कि सरकारों ने अस्थायी नौकरियां सिर्फ लोगों के मस्तिष्क हरण के लिए ही बनाई हुई है, चाहे वो किसी खदान में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो। क्योंकि जब तक उनके हाथ में किसी की रोजी रोटी छीनने की ताकत है, तब तक कोई बोलने के लिए, लिखने के लिए सोचेगा भी क्यों। कोई गरीब ही रहेगा तो बोलने की हिम्मत करेगा भी कैसे, और फिर उसकी वोट 500 या 1000 रुपए में बिकेगी भी कैसे। और ये हमारे देश का लेबर लॉ है कि जो काम लंबे समय के लिए चलना है उसमें आप अस्थायी नौकरियां नहीं ला सकते हैं। लेकिन नीचे एक क्लॉज भी लगा दिया है कि कौन सा काम लंबे वक्त के लिए चलेगा और कौन सा नहीं, ये भी तय करना सरकारों का काम है। तो अपने लूपहोल वाले कानूनों की वजह से ही 1969 से किसी चल रही खदानों में अस्थायी नौकरियां बढ़ती जा रही हैं, और किसी शिक्षक की तो आधी उम्र अस्थायी शिक्षक के तौर पर गुजर गई। हजारों बच्चे उनसे पढ़कर निकल गए और एक दिन अचानक अयोग्य मान लिए गए और किसी और को स्थायी नौकरी दे दी गई। और अब तक ये हिम्मत मैंने नहीं सुना है, आपने सुना मुझे नहीं पता, अब तक कोई हिम्मत ये नेता नहीं कर पाया है ये कहने में कि वो अस्थायी नौकरियों को बंद करेंगे और इस अंडर एम्प्लॉयमेंट को बंद करेंगे, जो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार में
सैलरीज चल रही हैं, लोगों के परिवार चल रहे हैं, और जिन न्यूज़ रूम्स में वहाँ काम कर रहे पत्रकारों को किसी भी दिन बिना नोटिस के निकाल दिया जाता है, रोज़ लेबर लॉज का उल्लंघन होता है, वे क्या अपने देश के लेबर लॉ पर बात करेंगे? और जो न्यूज़ रूम्स और या स्वयं पत्रकार एक इंटरव्यू के लिए ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं, वे कैसे देश की जनता के अधिकारों के लिए बोलेंगे? तो लेकिन मैं ये बात किसी को निराश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए बोल रही हूँ। हाँ, मेरी भी नौकरी जा सकती है, आपकी भी नौकरी जा सकती है, आप कर रहे हैं तो, लेकिन अगर जीवन में आप किसी पर्पज़ के लिए उतरे हैं तो फिर ये रिस्क तो हमेशा ही रहेंगे। और मेरी बात थोड़ी पट्टी लग सकती है, लेकिन ना घर खरीदना ज़रूरी है कि EMI की फिक्र में रोज़ बिकते रहें, ना बच्चे पैदा करना ज़रूरी है कि उनके स्कूल की फीस की फिक्र में घुलते रहें। और फिर भी ये सब करना है तो सवाल पूछिए कि दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहर जो भारत में ही है, वहाँ पर प्रॉपर्टी का इतना हाई प्राइस कैसे है? क्या मतलब अपनी बीमारियों पैदा करने के लिए मतलब इतना बड़ा निवेश करते हैं लोग? और पूछिए कि क्यों सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी नहीं है कि बच्चों के प्राइवेट स्कूल और कॉलेज की फीस के चक्कर में मरना ना पड़े। प्रोफेसर की डायरी दरअसल डायरी के जरिए कुछ बेसिक्स हैं जो बताते हैं कि एक छात्र को एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत क्यों है। शिक्षा का मतलब सिर्फ सिलेबस पूरा कराना तो नहीं है, बल्कि वे अपने शिक्षक से कम सवाल करना और अकाउंटेबिलिटी तय करना तो सीख ही सकते हैं। फिर वे चाहे किसी प्रोफेशन में जाएं, उनके बेसिक सही रहें, उन्हें स्कूलिंग के बाद डी स्कूलिंग की ज़रूरत ना पड़े। और क्या किसी डरे हुए शिक्षक से ये सब सीखा जा सकता है? खैर, हमारे लेखक लक्ष्मण यादव जी ने भी ऐसा ही करना चाहा और अब वे कॉलेज में नौकरी नहीं करते हैं, पर शिक्षक के ओहदे से उन्हें कौन आउट कर सकता है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और एक अंत में बात जो आपको और हम सबको रोज़ खड़े होने की ताकत देती है वो यही कि भले ही रोज़ हिम्मत तोड़ने वाले तमाशे होते हैं, लेकिन वो तब है जब पूछने वाले पत्रकार हैं, जब बोलने वाले शिक्षक हैं, जब बताने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं, तब ये हालत है। लेकिन यही सोचिए कि जब वे नहीं होंगे तो क्या होगा। और इसलिए कई बार सिर्फ खड़े रहना भी काफ़ी होता है। और इसी तरह के लोगों को मैं एक एक करके बुलाती रहूँगी और वो ज़रूर अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर मेडुसा जो